लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? सिनर्जिक बॉन्डिंग के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे थे हम लोगों ने, वो क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। उससे रिलेटेड कोई डाउट? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी स्क्रीन थोड़ी दिख रही है, आप लोगों को दिख रही है? नहीं दिख रही। अच्छा, अभी दिख रही है? हाँ सर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक बड़ा आसान सा टॉपिक है, और अब हम आज जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पाई डोनर लिगेंड्स में सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ध्यान से सुनिएगा, आखिरी टर्न पे जो ये मैंने क्वेश्चंस कराए थे एंड ऑल, सभी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट जो उस पे चलते हैं वो है सिनर्जिक बॉन्डिंग इन पाई एसिड्स लिगेंड्स या फिर पाई डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स। तो आखिरी पार्ट है हमारे पास सिनर्जिक बॉन्डिंग का, उसका नाम है सिनर्जिक बॉन्डिंग इन पाई कॉम्प्लेक्सेस। पाई कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? पाई कॉम्प्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें मेटल और सर जो आप लिख लिगेंड। रहे हो वो नहीं दिख रही। अच्छा हाँ बेटा, मैं नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है सभी बच्चों को? हाँ जी, सिनर्जी बॉन्डिंग इन पाई हाँ सर। कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मेटल को देता है, और रिटर्न में मेटल वापस पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड किसको दे देता है? लिगेंड को देता है। तो ये जो बॉन्डिंग है ये हमें पढ़नी है। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ लिगेंड्स कौन कौन से हैं, तो हमें यहाँ के लिगेंड्स को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि लिगेंड्स कौन कौन से हैं। तो क्या आप में से कोई मुझे बता सके लिगेंड कौन कौन से होंगे? क्या बता सकता है लिगेंड्स कौन कौन से होंगे? मैंने पढ़ाए हैं। अगर लिगेंड्स की बात करें तो लिगेंड्स कैन बी, लिगेंड्स हो सकते हैं जैसे कि आपको याद दिलाऊं, C2H4 इथीन हो सकता है, क्या C6H6 बेंजीन हो सकता है, क्या C4H4 हो सकता है, या फिर आपको याद दिलाऊं तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल C5H5-1 हो सकता है, या फिर वो जो अलाइल वाला सिस्टम था ना, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट 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 डेल्टा माइनस, ये भी, ये सब हो सकते हैं लिगेंड्स। इनमें से कुछ भी हो सकते हैं। दीज आर पाई डोनर लिगेंड्स। ये सब के सब जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सब क्या है बेटा? दीज आर पाई डोनर लिगेंड्स। ये पाई डोनर लिगेंड्स हैं, पाई डोनर लिगेंड्स। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, जरा बोर्ड पर बहुत ही प्यार से देखना, सब चीजों को समझने की कोशिश करना। एग्जाम्पल इज जिसस सॉल्ट। जिसस सॉल्ट में एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं। जिसस सॉल्ट क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है KPtCl3 और C2H4, ये इसका फॉर्मूला होता है। पहले तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम पहले तो इसकी बॉन्डिंग सीखते हैं, बाद में अपन आगे चलेंगे। क्या प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है? प्लैटिनम निकिल का नीचे वाला भाई है। निकिल, फिर पैलेडियम आता है, फिर प्लैटिनम आता है। +2 का कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, दैट इज D8, फिर उसके बाद S0 कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड है। बिहेव कैसा करेंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जैसा बिहेव करेंगे। उस कारण से अगर मैं आपसे पूछूं हाइब्रिडाइजेशन बताओ, तो क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका DsP2 होगा? और क्या ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा? दूसरी सी कि अगर मैं यहाँ पर ज्योमेट्री की बात करूंगा तो वो होगी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री होगी? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। आगे अगर अपन बात करेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका 0 होगा, और ये एक तरह का डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है।
और ये एक तरह का लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। क्या ये बताओ, ये सारी बातें सभी बच्चों को क्लियर हैं या इसमें से रिलेटेड कोई डाउट है? पूछिए बेटा। नहीं है सर। ये सोच समझ के बताइए, इनसे रिलेटेड कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? नहीं सर। पक्का यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया? कोई भी डाउट हो तो पूछ लो मेरा बेटा, सोच समझ के। चलूं आगे? हाँ सर। चलें आगे यहाँ से। यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? बहुत प्रॉपरली क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक तो मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। अब इसकी अपन को सिनर्जिक बॉन्डिंग कैसे पढ़नी है उस पर ध्यान लगाते हैं। जो भी बच्चा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी क्लास अटेंड कर रहा है, अपने सवाल जहां आपको लगे बेटा सब जने पूछ लेना मुझसे सवाल। इस जगह पर अगर अपन क्वेश्चन की बात करेंगे, मैग्नेटिक मूवमेंट में आप देखो ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और देखा जाए तो 1 2 3 4 और 5 6 7 8 थे। अब इसके ऊपर अगर ये स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह बिहेव करेगा तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पेयर्ड अप हो जाएंगे। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये मेरे पीछे छुप गया है तो मैं इसको अपने स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ, दिख रहा होगा। क्या अभी सबको क्लियर है? तो यहाँ पेयरिंग हो गई, पेयरिंग हो गई तो ये मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ गया, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं बचा। ओके, बोलो क्लियर हुआ बेटा आपको? एनएम क्लियर हो गया। हाँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो चीज है, इसमें सिनर्जिक बॉन्डिंग सीखते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग के लिए इसका एक डायग्राम बनाता हूँ। प्लैटिनम है, इस जगह Cl, इस जगह Cl और इस जगह Cl आता है। यहाँ पर इथीन लगा होता है, इथीन का मतलब है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देगा और ये वापस इसमें पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेगा। अब इस चीज को अपन को एकदम डिटेल में डिस्कस करना है, आखिर ये हुआ कैसे। तो ये प्लैटिनम की ये जो ऑर्बिटल है, क्या इस बारे में आपको कुछ जानकारी है? कल परसों की क्लास को देखते हुए क्या इस बारे में आपको कोई जानकारी है? क्या है ये ऑर्बिटल? सर एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या ये एक तरह की एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल है? ये एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आपको। बोलो कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं नो सर। पक्का यहाँ तक क्लियर हो गया सभी बच्चों को या नहीं हुआ? हो गया सर। एक सेकंड होल्ड करना पड़ेगा ना।
हाँ जी, अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। यस पहले भी आ रही थी मेरे ख्याल से मेरी आवाज तो आपको तो नहीं आ रही थी। हेलो? Yes, sir. माइक तो ऑन ही था ना, माइक तो ऑन था, आपको आवाज तो आ रही थी, ठीक है ना? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो पीटी है इसकी ऑर्बिटल का नाम लिख लिया। अब आगे चलते हैं, इससे तीन चीजें लगी हुई हैं, वो Cl और वो Cl, उसको तो अपन को अभी छेड़ना नहीं है, हमको तो इधर इथीन से काम है। तो इथीन वाला जो सिस्टम है उसको अपन ऐसे बना रहे हैं, C सिंगल बॉन्ड C हमने बना दिया, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया मैंने। और ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाई है, क्या आप में से कोई मुझे इस ऑर्बिटल का नाम बता रहा है? ये जो ऑर्बिटल मैंने बनाई है, क्या आप में से कोई मुझे इस ऑर्बिटल का नाम बता रहा है? बोलो। सर पाई ऑर्बिटल है क्या ये जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है? यही दिखता है ना हमें, पाई बॉन्ड हमेशा ऐसे नजर आता है। तो क्या मैं इसको पाई बीएमओ बोल दूं क्या? क्या ये पाई बीएमओ होगा? दुनिया में कभी भी पाई बॉन्ड होगा तो पाई बॉन्ड होगा तो पाई बीएमओ होगा। ये जो पाई बीएमओ है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसको दे रहा है। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड डन। अब अपन बात करते हैं रिटर्न, वापस रिटर्न की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इन ऑर्बिटल के नाम बताना। ये जो ऑर्बिटल मैंने यहाँ बनाई है, इस ऑर्बिटल का नाम क्या है? fully filled anhybrid फील्ड हाइब्रिड क्या inner इस ऑर्बिटल का नाम है फुल्ली फिल्ड अनहाइब्रिड इनर डी ऑर्बिटल? इनर डी ऑर्बिटल, ये इनर डी ऑर्बिटल है, दैट इज फुल्ली फिल्ड। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये अपना क्लाउड देंगे इस इथीन को। अब इथीन के ऊपर मैं जो ये जो बॉन्ड, ये जो ऑर्बिटल बना रहा हूं, क्या मुझे कोई बता सकता है ये ऑर्बिटल कौन सी है? क्या ये 4 ऑर्बिटल है या एक ही ऑर्बिटल है, और इसका नाम क्या है? सर पाई स्टार। क्या ये जो ऑर्बिटल है ये पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, दैट इज बीएमओ। बताओ ये भरी है या खाली है, और आपको कैसे पता? सर खाली है। ये एम्प्टी है, आपको कैसे पता कि ये खाली है? सर क्योंकि पाई बॉन्ड बन रखा है। अगर दुनिया में कभी भी पाई बॉन्ड बनेगा तो पाई स्टार खाली होगा, ये याद है आप लोगों को? Yes, sir. अब ये इसके अंदर अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड दे रहा है, क्या ये पाई बॉन्ड रिटर्न में पाई बॉन्ड बन गया? तो पाई देना और पाई लेना, क्या ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का पार्ट समझ में आ गया आप सभी बच्चों को या नहीं आया? ये वाली चीज जो मैंने आपको समझाई। अब इस समय जो चीज को पकड़ना है वो समझना। जब ये पाई बीएमओ से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तब भी ऐसी कंडीशन में जो अपन कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी, ये जो सीसी का बॉन्ड ऑर्डर है, दैट इज लेस देन 2 हो जाएगा। क्यों? क्या नॉर्मली वो 2 होता है, लेकिन वो लेस देन 2 क्यों हो गया? यहाँ पर कोई मुझे बता सकता है वो लेस देन 2 क्यों हो गया? क्या देते वक्त इलेक्ट्रॉन वो किससे दे रहा है? बीएमओ से। उल्टा लेते वक्त किसमें ले रहा है? एबीएमओ में। दोनों चीज घटिया, बीएमओ से तो दे रहा है और एबीएमओ में ले रहा है। क्या दोनों ही चीज ये कार्बन कार्बन के लिए खराब होगी? हाँ सर। दोनों ही चीज कार्बन कार्बन के लिए तो खराब होगी, उसका बॉन्डर 2 से कम हो गया। तो अगर मैंने इसका एक नेट डायग्राम बनाया तो नेट डायग्राम कैसा बनेगा? कुछ ऐसा। ये आ गया पीटी, ये आ गया सीएल, ये आ गया सीएल, ये आ गया सीएल, और यहां पर बनाया मैंने कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब देखना ऑर्बिटल का स्टाइल देखना। ये ग्रीन वाली ऑर्बिटल बनाई मैंने जो कि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लेकर आई है, किसके पास में? पीटी के पास में। ये तो डोनेशन हो गया, ये तो दे रहा है। क्लियर है? और ये वाली ऑर्बिटल मैंने जो बनाई है, ये 2 अलग अलग, एक इधर बना दी और एक इधर बना दी।
ये वो है जो कि ये रिटर्न कर रहा है। क्या यहां पर अभी भी हाइड्रोजन तो लगे हैं, हाइड्रोजन का हल्का सा ना शेप टेढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इधर पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ जाएगा ना, तो धक्का मार देगा उसको। क्या ये पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड समझ में आ गया? ये तो हो गया मतलब पीटी ले रहा है और इथीन दे रहा है, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड पीटी जो है वो दे रहा है और कार्बन ले रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? इसको देखते हुए मुझे सबसे पहले बताइए कि ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर? सोच समझ के बोलना, ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर? प्लेनर है सर। ये नॉन प्लेनर है। ये नॉन प्लेनर क्यों है? जरा बोर्ड पर देखो, ये जो हाइड्रोजन है ये अंदर की तरफ, और ये जो हाइड्रोजन है बाहर की तरफ। क्या ये हाइड्रोजन अंदर की तरफ और ये हाइड्रोजन बाहर की तरफ आ रहे होंगे क्या? नहीं समझ में आया? आपको मॉडल से दिखा नहीं सर। देखो ध्यान से, मॉडल से बता देता हूं, जरा बोर्ड पर देखना। देखो कि मैंने डायग्राम बना दिया, बोर्ड पर समझना। ये जो थोड़ा सा मैं अपना फोटो बड़ा कर देता हूं तो आपको दिखेगा बहुत अच्छे से। देखो जरा ध्यान से, ये बिल्कुल अपने डायग्राम की तरह मैं बना लेता हूं। ये कौन है? प्लैटिनम है। प्लैटिनम से ये कार्बन लगा है, ये कार्बन लगा है। इस प्लैटिनम से फर्दर 3 Cl लगे हुए हैं, वो मैंने अभी बनाए नहीं है, वो 3 Cl लगे हुए होंगे इस प्लैटिनम से, ठीक है। यहां पर ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है प्लैटिनम की तरफ आ गया, ये कार्बन और कार्बन का सिग्मा बॉन्ड है। अब इस कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं और ये 2 H लगे हुए हैं। आप देख सकते हो कि ये नॉन प्लेनर है, बाकी सब कुछ प्लेन में रहेगा। मतलब ये प्लैटिनम, उस पे ये दोनों कार्बन, और इस प्लैटिनम पे लगे हुए Cl, Cl और Cl, ये सब प्लेन में रहेंगे। लेकिन ये जो हाइड्रोजन है बाहर अंदर आ रहे हैं ना, तो उसके कारण ये नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। बोलो मेरा बेटू, ये बात समझ में सभी बच्चों को आ गई या नहीं आ गई? हाँ सर। बोलो, ये बात समझ में आ गई? तो ये नॉन प्लेनर हो गया, ये पकड़ में आ गई बात, सभी बच्चों को क्लियर हो गई? ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम से बिल्कुल मैच कर लो आप। देखो मैं बिल्कुल यहाँ पकड़ के ले गया इसको, एकदम सही, बिल्कुल कोई पकड़ के ले गया। ये देखो, ये मिरर इमेज है ना, तो उल्टा चलता है हाथ। ये देखो, ये तो प्लैटिनम आ गया, उससे लगे दोनों कार्बन आ गए, और उससे हाइड्रोजन बाहर अंदर हाइड्रोजन आ गया। बोलो अभी पकड़ में आ गई मेरी बात? हाँ सर। चलूं आगे। अब पहला सवाल तो मेरा खत्म हो गया कि नॉन प्लेनर है। दूसरा सवाल बता सकता है कोई मुझे? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? कोई मुझे बता सकता है नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड कितने कितने हैं? बताइए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं? बोलो।
सर 8 और 2। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड वो 8 बता रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 8 बता रहा है कि आप सबका 8 आ रहा है क्या? मैं गिनवाऊं आपको 8 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 तो इधर हो गए, और उसके बाद 6 7 और 8, ये 3 क्लोरीन के साथ हो गए। टोटल सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए? 8। तो 8 सिग्मा बॉन्ड क्या सभी को दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं? एक बार हाँ या ना का जवाब दे दो सभी Yes, बच्चे। sir. हाँ सर। सभी को दिख रहे हैं? Yes, sir. पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड गिनो, क्या यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बनेगा? कोई मुझे बता सकता है यहाँ ये कौन सा पाई बॉन्ड बना डाला मैंने? ये कौन सा पाई बॉन्ड बना दिया मैंने? सर बैकबोन वाला। हाँ, क्योंकि ये भी तो उसी तरह का लिगेंड है। ये लिगेंड कौन सा है? क्या ये सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर है ना? सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर लिगेंड है ना ये वाला भी, तो जो कल हमने पढ़ा था, जो PH3 पढ़ा था। ये अपना लोन पेयर दे रहा है और प्लेटिनम से अपनी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्लाउड ले रहा है। क्या ये वो वाला नहीं है कॉम्प्लेक्स का ये जो लिगेंड है? हाँ सर। ठीक है, तो ये भी पाई है। अब मैं बताओ टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने बन गए? 5। 5। ठीक है, तो जल्दी से मुझे क्या नाम है तेरा, अंगद, जल्दी से मुझे इसमें पाई बॉन्ड काउंट करके बता दे, पाई बॉन्ड कितने होते हैं? ये कार्बोनेट का रेजोनेटिंग हाइब्रिड है, जरा मुझे इसमें पाई बॉन्ड काउंट करके बता दे कितने पाई बॉन्ड है? 1। 1। अब यहाँ 1 आ रहा है, वहां तेरे 5 आ रहे हैं, समझ में नहीं आई मुझे बात। आप पाई मैं को भी एक बार में कंफ्यूज एक ही बार गिन सकते हो ना, आप खुद देखो यहाँ डबल बॉन्ड है, यही तो पाई बॉन्ड जो है, एक ही पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, वो कभी इसके बीच में होगा, कभी इसके बीच में होगा, कभी इसके बीच में होगा। क्लाउड तो एक बार में एक को ही गिनोगे ना, डिस्ट्रीब्यूट वो कितने के बीच में भी हो सकता है। क्लियर है? बिल्कुल उसी बेसिस पे अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूं तो इस वाले सिस्टम में 2 ही पाई बॉन्ड है। गिने अपन 2 पाई बॉन्ड कहाँ है? इसमें 2 ही पाई बॉन्ड है, एक ये ग्रीन वाला और एक ये रेड वाला। अभी जो रेड वाला पाई बॉन्ड है ना, यही कभी इस क्लोरीन के पास, यही कभी इस क्लोरीन के पास, यही कभी इस क्लोरीन के पास जाता है, क्योंकि प्लैटिनम कभी यही रेड वाला पाई बॉन्ड इथीन को देता है, कभी यही वाला पाई बॉन्ड किसको देता है? क्लोरीन को, कभी यही वाला पाई बॉन्ड दूसरे क्लोरीन को, कभी यही वाला पाई बॉन्ड तीसरे क्लोरीन को। ये प्लैटिनम है, इधर Cl है, इधर Cl है, इधर Cl है। अब ये जो C2H4 है, ये अपना पाई तो दे रहा है, चलो ये तो पाई दे दिया, इसने सिग्मा दे दिया, इसने सिग्मा दे दिया, इसने सिग्मा दे दिया, ये सिग्मा दे रहा है, ये सिग्मा दे रहा है, ये सिग्मा दे रहा है। अब रिटर्न करने की बारी आई, तो प्लैटिनम अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस क्लोरीन को भी दे सकता है, इस क्लोरीन को भी दे सकता है, इस क्लोरीन को भी दे सकता है, और इस C2H4 को भी दे सकता है। तो पाई दूसरा जो गिनोगे, क्या वो एक ही तो गिनोगे? चाहे आप उसको यहां लिख दो, चाहे आप उसको यहां लिख दो, चाहे आप उसको यहां लिख दो, और चाहे आप उसको कहीं और लिख दो, क्या एक ही बार में एक ही पाई तो गिनोगे? तो एक पाई तो हो गया जो हाँ। इथीन इसको दे रहा है, जो खुद का पाई है। अब आप में से कोई बच्चा ये सोच सकता है कि सर कार्बन कार्बन का भी तो एक पाई था। अरे वही तो पाई इसने प्लेटिनम को दिया है, ये जो कार्बन कार्बन का पाई था वही तो उसने किसको दिया है? प्लेटिनम को दिया है। तो कार्बन कार्बन का पाई ही है ये वाला। तो एक तो वो पाई बॉन्ड हो गया, और एक रिटर्न में जो बैक बॉन्ड में पाई आया वो पाई बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हो गए? 2 ही पाई बॉन्ड हो गए। बोलो मेरा बेटा, 2 ही पाई बॉन्ड हो गए। कोई डाउट किसी बच्चे को? नहीं सर। बोलो, कोई डाउट किसी बच्चे को है क्या? No, sir. चलें आगे? नो सर। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, आगे चलते हैं। चलिए, तो ये हमने सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़ ली किसके अंदर? जिसस सॉल्ट में। जिसस सॉल्ट के अंदर जो इथीन है, ये इथीन अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है प्लैटिनम को। इसी तरह के और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, जो कि मैंने आपको वैसे देखा जाए तो पहले किसी टर्म्स के ऊपर पढ़ा भी रखे हैं। ओके, वो वाले एक एग्जांपल्स और मैं यहाँ पर दे देता हूँ। अदर एग्जांपल्स, अदर एग्जांपल्स, देखिए जरा इन अदर एग्जांपल्स की तरफ। आप लोगों को मैंने पहला एग्जांपल पढ़ाया, दैट इज CrC6H6, जो कल मैंने अंगद के क्वेश्चन पर जवाब दिया था, होल्ड ट्वाइस, ये वाला। इसके अंदर क्या था? ये क्रोमियम है, ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये क्रोमियम है, ये इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और
और ये जो है ये बेंजीन रिंग है। मोनालिका मेरे को बात समझ में नहीं आई, तुम क्या पूछना चाह रही हो, मैं नहीं समझ पाया, एक बार वापस इलेबोरेट करो। मैं कार्बन का तो कुछ बोला ही नहीं, मैं तो ये क्या बोला मैं, कार्बन से रिलेटेड वर्ड तो मैं क्या बोला, कुछ बोला ही नहीं। और ये बेंजीन रिंग है, ये बेंजीन है, और ये भी क्या है, बेंजीन रिंग है। अब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है बेंजीन के बीच का, यही इस क्रोमियम को मिल रहा है, और वैसे ही इस पाई बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस क्रोमियम को मिल रहा है। तो ये तो हो गए जो हम बना रहे हैं, दिस इज पाई बॉन्ड, जो पाई डोनेशन है, ये पाई डोनेशन है। उसके बाद ये बेंजीन वापस भी देगा क्रोमियम को, ये बेंजीन वापस भी देगा क्रोमियम, उल्टा कर दिया, इधर से क्रोमियम बेंजीन को देगा। ये तो हमने जो बनाया वो कहां से कहां जा रहा है, बेंजीन से क्रोमियम की तरफ, क्रोमियम वापस देगा बेंजीन को, क्रोमियम वापस देगा बेंजीन को। यही बात सबको क्लियर है? ये तो बेंजीन दे रहा है क्रोमियम को, ये तो बेंजीन दे रहा है क्रोमियम को, ये तो नॉर्मल गिवन है, जो कि लिगेंड है तो देगा ही देगा मेटल को। लेकिन जब मेटल बैक बॉन्ड बना रहा है, ये कौन है, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ये बैक बॉन्ड है, सिनर्जिक बॉन्डिंग टोटल हो गई। क्या मेरी बात सभी बच्चों को यहां तक पकड़ में आ गई? सेकेंड एग्जाम्पल, सर पीटी के बाकी के इलेक्ट्रॉन ऑफ इनर हाइब्रिड ऑर्बिटल नहीं देंगे अलग अलग लिगेंड को। नॉर्मली एक बार में एक ही काउंट करते हैं, देने को तो अलग दे सकते हैं और देंगे भी, पर आप प्लैटिनम के हर एक ऑर्बिटल से अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन दिलवा दोगे तो प्लैटिनम पे फॉर्मल चार्ज बहुत ज्यादा आ जाता है, इसलिए हम एक बार में एक ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेशन मांगते हैं। देखा जाए तो पीटी के पास अंदर डी ऑर्बिटल में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं, देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन बैठे हैं अलग अलग ऑर्बिटल में, डी एक्स वाई में अलग है, डी वाई जेड में अलग है, डी एक्स जेड में अलग है, लेकिन वो देगा नहीं, वो देगा एक बार में एक ही, वो जो उसके सामने प्लेन में होगा उससे वो एक दे देगा। लेकिन सारे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एक बार में, क्योंकि सारे पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या होगा, वो अपन ऐसा कह सकते हैं प्लैटिनम का देने की टेंडेंसी कारण उस पर एक फॉर्मल चार्ज क्रिएट हो जाएगा जो कि बहुत हाई हो जाएगा, उससे वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा। अगला सवाल है FeC5H5 होल ट्वाइस, और ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है फेरोसीन। क्या नाम होता है इसका? फेरोसीन। ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से होते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड वो होते हैं जिसके अंदर मेटल डायरेक्टली अपने से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे कि कार्बन से जुड़ता है अदर देन हाइड्रोजन, उसको अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। वैसे आप लोगों ने जो सुना होगा पुरानी डेफिनेशन कि जब भी कार्बन जुड़ा हो किससे, मोनालिका मैंने ऐसा बोला था कि ये जो कार्बन का पाई बॉन्ड है यही तो जा रहा है प्लेटिनम तक, एक तो ये हो गया, और दूसरा मैंने बोला था प्लेटिनम ने दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपना किसको दिया है, कार्बन के पाई स्टार को, जो मैंने अभी पीछे सिखाया ये वाला, कि एक तो आ रहा है यहां तक और एक जा रहा है यहां तक, ये आना और ये जाना, ये मैंने सिखाया। ठीक है, आगे चलते हैं। फेरोसीन, फेरोसीन के केस में अगर अपन डिस्कस करें तो दिस इज आयरन, ये आ गया एक नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑल्सो साइक्लोपेंटाडाइनाइल, ये आ गया नेगेटिव चार्ज। अब बिल्कुल सेम कंडीशन, ये आयरन की ऑर्बिटल्स हैं, कौन सी, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड अब आयरन को देने जा रहा है। देखो कैसे, कुछ ऐसे, ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना देता हूं। ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ घूम रहा है ये आयरन की एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड घूम रहा है आयरन की एम्प्टी ऑर्बिटल में जाएगा। बिल्कुल सेम, ये आयरन जो है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये भी एक सैंडविच कंपाउंड है, ऊपर वाला भी एक सैंडविच बना हुआ है दो बेंजीन के बीच में, यहाँ पर Fe भी सैंडविच बना हुआ है दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल की रिंग के बीच में। तो ये दोनों के अंदर भी यही हो रहा है, यहाँ पर भी रेड कलर से लिख देता हूँ, जैसे कि ये पाई है, ये पाई है, तो ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल पाई दे रहा है मेटल को, ऑन द कॉन्ट्रेरी उल्टा ये आयरन मेटल जो है वापस पाई देगा इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल को, गिव एंड टेक है, पाई देना पाई लेना। ठीक है, इससे दोनों के बीच के रिश्ते मजबूत हो जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बोलो मेरा बेटू, समझ में आ गया सभी बच्चों को या नहीं आ गया? सर सेकंड वाले में टोटल पाई बॉन्ड कितने बताएंगे? टोटल पाई बॉन्ड, अगर साइक्लोपेंटाडाइनाइल के अंदर पाई बॉन्ड की संख्या काउंट करते हैं तो 2 कहलाते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में जो पाई बॉन्ड कहलाते हैं वो 2 कहलाते हैं,
लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर भी है तो यहाँ पाई बॉन्ड तो काउंट नहीं कर सकते, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर सकते हैं, फिर उसको डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं तो पाई बॉन्ड की संख्या आ सकती है। तो ऊपर से 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नीचे से, मतलब यहाँ लिख देता हूँ चलो, ऊपर से 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, नीचे से 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो 6 और 6 अगर देखा जाए तो 12 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 6 पाई बॉन्ड तो ये हो गए, और उसके बाद 2 पाई बॉन्ड ये हो गए, 1 और 2, तो ऐसी कंडीशन में 8 पाई बॉन्ड हो गए। पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड से पाई बॉन्ड हमने निकाला है, वो एक तरीका होता है, बट यहाँ पर आप पाई बॉन्ड देख कर काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लफड़ेदार है। अगर ये सब छोड़ दो, मैं तो आपसे पूछता हूँ कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, अब आप इसका जवाब क्या दोगे कि पाई बॉन्ड कितने हैं, तो आंसर हम तो दो ही देते हैं, आंसर तो हम दो ही देते हैं, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड ही तो कहलाता है, यही तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है, इसको भी तो अपन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड का दर्जा देते हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। याद आया? हाँ सर। सर तो इसमें Fe के 4 इलेक्ट्रॉन होंगे क्या, 2 ऊपर 2 नीचे, या वही 2 इलेक्ट्रॉन ही ऊपर भी जाएंगे फिर नीचे भी आएंगे? वैसे देखा जाए तो वही इलेक्ट्रॉन ऊपर और वही इलेक्ट्रॉन नीचे भी जाने चाहिए, अलग अलग नहीं जाने चाहिए, तो इनको अलग अलग पाई बॉन्ड तो नहीं काउंट करना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी इस पिछले वाले एग्जांपल में भी बोला था आपको कि इन दोनों को अलग अलग काउंट नहीं करना चाहिए, ये एक ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर 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 चारों जगह एक ही पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जाना चाहिए, ठीक है ना। तो वैसे इसके अंदर भी देखा जाए तो ये दो अलग अलग पाई काउंट नहीं करेंगे, ये तो एक ही पाई होगा, तो या तो ऊपर या नीचे, तो ये तो 7 ही हो जाएंगे, 8 भी गलत बोला मैंने, 7 ही होने चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन काउंट, ठीक है ना। बट पॉइंट ये आ गया ना कि तुमने जो सवाल पूछा है कि पाई बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, इट इज वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली हो रहा है कि आते वक्त भी सर्टेन नहीं है, जाते वक्त भी सर्टेन नहीं है, तो काउंट करना मतलब इट्स नॉट जस्ट काउंट करके बता दिए, जस्ट काउंट करने वाली स्थिति नहीं है, थोड़ी सी स्थिति जो है वो डिफरेंट है यार, मामला मामला थोड़ा सा अलग है ये। चलिए, ये हमारा कंप्लीट होता है, मुझे लगता है यहाँ तक आप सभी बच्चों को क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। किसी बच्चे को डाउट हो तो मुझसे पूछ लो बेटा, बोलो। कोई डाउट किसी नहीं बच्चे को बेटू बताओ। नो सर। क्या कर रहा है? चलिए बढ़ता हूँ आगे, यहाँ तक तो मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गया है, परफेक्ट है। नया चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, नया चैप्टर जो है दैट इज आइसोमेरिज्म।
आइसोमेरिज्म। अब प्लीज मतलब इस चीज को बहुत ही गौर से पढ़ना, बिकॉज आइसोमेरिज्म पे क्वेश्चन के आने के चांसेस काफी शॉर्ट हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ गई? इस पे आने के चांसेस जो होते हैं वो काफी शॉर्ट हो जाते हैं कि एग्जाम में काफी हद तक क्वेश्चन बनेंगे। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आप एक ही डेफिनेशन बताते हो क्या? आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेकिन मेरी नजर में कुछ डिफरेंट है। क्या सभी बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं? मैं वापस से सभी के नाम लेता हूँ। भव, श्रेया, अंगद, वंशिका, यशस्वी, विश्वास, सब मुझे सुन पा रहे हैं। जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ कोई टॉपिक को, पूरा मन से सुनना, एकदम फोकस होके मेरी बात को सुनना। क्या आप चाहते हो कि मैं आप सभी के वीडियो ऑन करवाऊं? मतलब आपके फोकस पर ध्यान देने के लिए मुझे आपके वीडियो ऑन कराने पड़ेंगे, तभी मुझे पता लगेगा कि व्हाट यू आर डूइंग। करो सब अपने वीडियो ऑन करो जरा, सभी जने अपने वीडियो ऑन करो, मैं स्क्रीन देख रहा हूं। सभी जने अपने वीडियो ऑन कर लो बेटा, जल्दी से। हो गया ऑन? श्रेया, एक बच्चे का ऑन हुआ है, दूसरा विश्वास। सारे बच्चे ऑन सर करो मेरे में फटाफट। हाईलाइट ऑप्शन। क्या? सर मेरे में जो वीडियो का आइकन है वो हाईलाइटेड ही नहीं है। छोड़ दे, बाकी सब ऑन करो फटाफट। भाव, भाव ऑन कर फटाफट। हो गया। तीसरा वंशिका और विश्वास। विश्वास का ऑन हो गया। वंशिका और यशस्वी। वंशिका और यशस्वी। सर इसमें आ रहा है वीडियो इजंट वर्किंग। ठीक है वंशिका, ठीक है। अब भाई ना ये वीडियो जो है ये ऑफ नहीं होने चाहिए, ठीक है? ध्यान से सुनो मेरी बात। मैंने अभी आपको कहा आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है, पहले अपन उस पे वर्किंग करते हैं। आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन जो आप लोग जानते हो, मैं कुछ नई डेफिनेशन आपको बताता हूँ। क्या है? मेरे हिसाब से आइसोमर्स की डेफिनेशन जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि मान लो आपने जो ऑर्गेनिक में पढ़ा, मैं वही चीज बताता हूँ। मेरे पास कंपाउंड है C2H6O। ये C2H6O मैंने आपको बोला कि कल परचेज करके लाना, अपन इस पे एक्सपेरिमेंट करें। दो तरह के बच्चे थे, उन्होंने आधे बच्चों को मैंने एक काम दिया, आधे बच्चों को मैंने एक काम दिया। वो अपने घर से शॉप पे गए और परचेज करके लिया। वो परचेज करके लिया है, हमने वो दोनों कंपाउंड अलग अलग टेस्ट ट्यूब में रख लिए। इस टेस्ट ट्यूब में हमने ए कंपाउंड रख लिया और इस टेस्ट ट्यूब में हमने बी कंपाउंड रख लिया, और हमने इससे बनाई एक मेडिसिन। हमने इससे क्या बनाई? एक मेडिसिन बनाई। जो मेडिसिन हमने बनाई दैट विल बी यूज एज अ सेडेटिव। हमको खांसी की दवाई के लिए उसको यूज करना था, हमने वो मेडिसिन को बना दिया, ठीक है? हमने उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए चूहों को खिलाया और हमने देखा कि एक मेडिसिन वर्क कर गई प्रॉपर्ली, जबकि दूसरी जो सैंपल से मेडिसिन बनाई गई उससे चूहे मर गए। अब हमारे समझ में ये नहीं आया कि आखिर हमने एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ क्या कर दी। तो जब हमने उस चीज को समझने की कोशिश करी कि आखिर गड़बड़ क्या है, तो हमें पता लगा कि इन दोनों टेस्ट ट्यूब में सैंपल्स अलग अलग थे। तो मैंने बोला भाई कौन गड़बड़ लेकर आया सैंपल्स, कौन गड़बड़ सैंपल्स लेकर आया? तो कुछ बच्चों ने कहा कि सर हम तो जो आपने बोला C2H6O वही लेकर आए। तो फिर हमने उसकी थोड़ी सी और क्या कह सकते हैं खोज करी। तो हमें पता लगा कि ए वाले जो लोग हैं वो लेकर आए थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, और जो बी वाले लोग हैं वो लेकर आए थे CH3OCH3। ये लेकर आए थे। ये एक अल्कोहल है विच इज एक्चुअली नीडेड। अल्कोहल ये हमको चाहिए था, जबकि ये है ईथर जो हमें नहीं चाहिए था। ये पॉइजनस था। हमने ईथर को अगर मेडिसिन की तरह मेडिसिन में यूज कर दिया तो वो पॉइजनस हो गया, चूहे मर गए। जबकि अल्कोहल ने अपना काम किया जो कि हमारे लिए यूजफुल हो गया था उस मेडिसिन को बनाने के लिए। अब अगर ऐसा हो जाए तो सोचो कितना बड़ा ब्लंडर हो जाए। मैंने आपको कहा कि लेकर क्या आना है? मैंने आपको कहा कि लेकर आना है C2H6O, लेकिन उस C2H6O के नाम के कितने सारी चीजें नेचर में मिलती है।
भव मेरी बात सुन रहा है, कहीं और नजर चल रही है? सर सुन रहा हूँ। नहीं, तेरी नजर को देख के लग रहा है कि तू कुछ और कर रहा है। ठीक है, ध्यान से सुन ले, बहुत जरूरी है ये चीज। तो अल्कोहल और ईथर में कंफ्यूजन हो गया। अब सोचो कि कितने बड़े बड़े ब्लंडर्स हो जाएंगे। मैंने आपको एल्केन मंगाया, देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एल्केन्स। मैंने आपसे मंगाया कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, एल्काइल हैलाइड बहुत सारे तरह के हो सकते हैं, एल्डिहाइड कीटोन बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। मुझे चाहिए ये था और मेरे पास वो गया, तो ये मेरे लिए कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इस पर मेरा एकदम नजर होनी चाहिए, एकदम नजर टिका के मुझे कंपाउंड काम में लेना है, कहीं ब्लंडर ना हो जाए, मैं काम करने अच्छे जा रहा हूं, कहीं मेरे से बुरा काम ना हो जाए। तो आइसोमेरिज्म की जो डेफिनेशन है, वो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन हमें यही सिखाती है। क्या मेरी डेफिनेशन आइसोमेरिज्म की अदर वे राउंड पढ़ाई जाती है? क्या है आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन? आइसोमर्स आर द कंपाउंड्स, आइसोमर्स आर द डिफरेंट कंपाउंड्स, आइसोमर्स are the different compounds, isomers are the different compounds having difference in their physical or chemical properties, या तो उनकी फिजिकल या उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, बट बाय चांस their molecular formula is same, their molecular formula is same, and this is the biggest blunder. उनका अगर molecular formula same है तो सोचो कितना बड़ा ब्लंडर हो सकता है। तो आइसोमर्स दो अलग अलग कंपाउंड है, लाइक एसिड और बेस के दो अलग, हाँ सर ये तो अलग ही है। इमेजिन बिल्कुल उसी ट्रीटमेंट, सेम ट्रीटमेंट दो कि ये जो कंपाउंड पहला है और ये जो कंपाउंड दूसरा है, ये दो प्रकृति के दो अलग अलग लोग हैं। जैसे कि मैं और आप प्रकृति के दो अलग अलग लोग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, लेकिन बाय चांस हमारी शक्लें एक जैसी होगी तो क्या करेंगे? कंफ्यूजन हो जाएगा। इमेजिन करो ट्विंस में कंफ्यूजन हो सकता है। मम्मी ने पहले बच्चे को ट्विंस को नहला दिया, वो कमरे में जाया, तैयार व्यार हुआ और मालूम पड़े कि उसी को दोबारा उठा के दोबारा नहला दिया, ये सोच के तो सेम बच्चा है, मतलब ये तो दूसरा वाला भाई है इसका, जबकि एक ही बच्चे को दो बार नहला दिया, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए दोनों के बीच में ऐसा काम होने के बाद बड़ा प्रिसाइज होना चाहिए, बड़ा प्रिकॉशन रखनी पड़ेगी। यहां पर भी मैं वही कह रहा हूं कि आइसोमर्स बिल्कुल दुनिया के दो अलग अलग कंपाउंड है, प्रकृति ने उन दोनों को अलग अलग बनाया है, बट बाय चांस उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया? सेम हो गया, और दैट मे क्रिएट अ वेरी बिग कंफ्यूजन, इतना बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ऐसी चीज को ध्यान में रखना है, इसलिए ये आइसोमेरिज्म टॉपिक आया। आइसोमेरिज्म टॉपिक की नीड समझ में आ गई। ये टॉपिक सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है इसको पढ़ने का कि आइसोमेरिज्म इसलिए पढ़ना चाहते हैं बिकॉज आइसोमेरिज्म के थ्रू ही हम चीज को जज कर पाएंगे कि आखिर मतलब कोई दो कंपाउंड की इसकी जगह वो काम में ना ले। क्लियर है यहां तक मेरी बात? तो आइसोमेरिज्म की आप डेफिनेशंस क्या बोलते हो? आइसोमर आर द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट कुछ भी बोल देते हो, लेकिन मैंने इस स्टोरी को उस वे में बताया जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड थी। हमारे लिए क्या रिक्वायर्ड थी? आइसोमर्स आर द डिफरेंट कंपाउंड। भिड़ते ही सबसे पहले मैंने ये वाली बात कह दी कि आइसोमर्स डिफरेंट कंपाउंड है, बट बाय चांस। अच्छा, डिफरेंस क्या हो सकता है? एनी डिफरेंस, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी डिफरेंस हो सकता है। जैसे कि उसकी हो सकता है कि फिजिकल प्रॉपर्टी या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कुछ भी डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि यहां पर मैंने आपको बताया इन दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं इनकी प्रॉपर्टी क्या अलग है? क्या इनका मेल्टिंग पॉइंट अलग है? क्या इनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है? क्या इनकी रिएक्टिविटी अलग है? क्या इनके रिएक्शन का तरीका ही अलग अलग है? अरे भाई, अल्कोहल और ईथर तो एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न भिन्न अलग अलग चीजें हैं। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है इन दोनों के बीच में डिफरेंस का कारण क्या है? तो मुझे एक बच्चे ने बोला सर इन दोनों के बीच में डिफरेंस का कारण है कि इनके फंक्शनल ग्रुप में अलग है। अरे मैंने कहा थोड़ा सा और नॉर्मल सोचते हैं। तो एक बच्चे ने कहा कि सर इन दोनों के बीच में स्ट्रक्चर में फर्क है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंस है। अगर इन दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। क्या कहलाएंगे ये? स्ट्रक्चरल आइसोमर। मैंने बताया, एक बात बताओ, स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या है? तो एक बच्चे ने बोला सर इसका फंक्शनल ग्रुप और इसका फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो दे आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप
द रीजन, वो कारण, द रीजन फॉर द डिफरेंस इन प्रॉपर्टी, फॉर द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है उसका जो कारण है, द रीजन फॉर द डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज is the name of the isomerism, is the name of the isomerism, name of the isomerism, वो isomerism का नाम है, is the name of the isomerism। आज पता है मुझे, पता नहीं क्यों बड़े दिनों बाद बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं नॉर्मली अपनी शक्ल देखता हूँ या फिर है ना कैमरे को देख के पढ़ाता हूँ, आज बाकायदा ऐसा लग रहा है कि मैं आपको देख रहा हूँ और आप मुझे देख रहे हो, बड़ा मतलब आज पॉजिटिव फीलिंग आ रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है। अब अपन ऐसे ही पढ़ा करेंगे, तैयार होके क्लास में बैठे हैं, ध्यान रखना। द रीजन फॉर द डिफरेंस इन द प्रॉपर्टीज इज द नेम ऑफ द आइसोमेरिज्म, नाम आइसोमेरिज्म का, जैसे मैंने आपको कहा फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, तो पता लग गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज द नेम बिकॉज उसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस है। मैंने बोला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी कि स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, मैंने कहा चेन आइसोमेरिज्म तो चेन में डिफरेंस है, मैंने बोला मेटामेरिज्म यानी कि कुछ मेटामर्स में डिफरेंस है, वो बता दूंगा, अगर आपने ऑर्गेनिक पढ़ी हो तो आपको आता होगा। अगर मैं बोलूंगा पोजीशन आइसोमेरिज्म, देयर इज समथिंग व्हिच इज डिफरेंट इन पोजीशन। अगर कहीं ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री का मतलब होता है स्केल, कोई डिस्टेंस कम है, कोई डिस्टेंस ज्यादा है, कोई एंगल कम है या एंगल ज्यादा है, एंगल और डिस्टेंस को मेजर करना इज नोन एज ज्योमेट्री। अगर डिस्टेंस में डिफरेंस आ गया इसका मतलब नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर स्पेस में ओरिएंटेशन में फर्क आ गया नोन एज स्पेस आइसोमेरिज्म या स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसका एक बहुत बेहतर एग्जांपल है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि उनकी ऑप्टिकल बिहेवियर में डिफरेंस है, तो जो ऑप्टिकल बिहेवियर में डिफरेंस है तो उसका नाम हो गया ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्या बताओ, मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। नहीं आई है आगे? अंगद और यशस्वी, मुझे नेक्स्ट क्लास तक आपका भी माइक ये कैमरा ऑन चाहिए, मुझे नहीं मालूम कैसे करना है क्या करना है, लेकिन मुझे आपका भी कैमरा ऑन चाहिए नेक्स्ट क्लास के अंदर। इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, Yes, sir. ये वाली पहला कहानी सभी बच्चों को क्लियर हो गई। अब अपन इस आइसोमेरिज्म को अपने कोऑर्डिनेशन चैप्टर के बिहाफ पर पढ़ते हैं। तो हम आइसोमेरिज्म जो कोऑर्डिनेशन में पढ़ने जा रहे हैं उसको भी हम ऑर्गेनिक की तरह बिल्कुल एग्जैक्टली दो ही पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक जिसका नाम है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, और दूसरा नाम है दैट इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में दो ही पार्ट आएंगे, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जबकि ऑर्गेनिक में आपने एक और पढ़ा था कन्फॉर्मेशनल, क्योंकि वहां पे सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रोटेशन भी हो सकता था, तो वहां पर कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म की एक कैटेगरी थी, जबकि यहाँ पे स्टीरियो आइसोमेरिज्म की दो ही कैटेगरी है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। लेकिन लिखने का स्टाइल मेरा थोड़ा नया है, देखना जरा ध्यान से। हमारे सिलेबस में तीन तरह के कंपाउंड्स हैं, एक ऑक्टा, एक तो स्क्वायर प्लेनर या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक हमारे एग्जाम में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, और तीसरा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आते हैं। तीन तरह के कॉम्प्लेक्सेस आते हैं, हम क्या देखने वाले हैं सुनना। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में, टेट्राहेड्रल से स्टार्ट कर रहा हूं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिल सकता, ये मैं सिखाऊंगा। वैसे स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखने को मिल सकता है, जबकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल सकता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी देखने को मिल सकता है। तो जब हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे तो मजेदार काम है, टेट्राहेड्रल तो केवल हमें क्या पढ़ना है, ऑप्टिकल पढ़ना है, स्क्वायर प्लेनर तो हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल में हमें दोनों पढ़ने हैं। पढ़ने से मतलब नहीं है, होते ही पॉसिबल ही है, पॉसिबल ही नहीं हो पाएंगे, नाम से देखो स्क्वायर प्लेनर, प्लेनरिटी है तो प्लेन और सिमेट्री कट जाती है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मिलता नहीं है। तो ये सब चीजें जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन डिटेल में डिस्कस भी करूंगा। आज अपन बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में हम क्या जानते हैं वो समझते हैं। यहाँ 5 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमें पढ़ने पड़ते हैं। पहला है दैट इज नोन एज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। मैं वापस से बोलता हूं, द नेम ऑफ द आइसोमेरिज्म वो कहां से डिराइव हुआ है, उस कारण से जहां से आइसोमेरिज्म मतलब जिसके कारण प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, उस कारण को ही हमने नाम दिया है। दूसरा होता है दैट इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तीसरा होता है दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म।
और चौथा होता है दैट इज कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। नहीं, इसके पहले एक और मुझे लिखना था, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसके बीच में मुझे एक और लिखना था, दैट इज सी, वो कहलाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। Then we have D and then we have E. D part is coordination isomerism, E is the coordination position isomerism. F के अंदर मैं miscellaneous कैटेगरी डाल रहा हूँ, miscellaneous isomerism। ये क्यों miscellaneous है इसका भी आपको कारण समझ में आएगा, miscellaneous isomerism। तो ये हमें 5 कैटेगरीज पढ़नी है बेसिकली और एक miscellaneous पढ़ना है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शुरुआत करते हैं। क्या यहाँ तक जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया क्या? Yes, sir. बोलो, Yes, sir. कोई कंफ्यूजन है? मैं इस जगह पर एक नोट पॉइंट डालना चाहूंगा। वो नोट पॉइंट क्या है? वो नोट पॉइंट को ध्यान से सीखिएगा। इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, मुझे लग रहा है ये मेरे पीछे छुप जाएगा क्योंकि मुझे मेरी स्क्रीन भी दिख नहीं रही है, तो मैं आता हूं इधर। इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री द कंपाउंड्स which are isomers of each other, compounds which are isomers of each other, वो compounds जो कि एक दूसरे के isomers हैं, of each others, must have same metal, with same oxidation state and same coordination number, coordination number same oxidation state और same metal होना चाहिए। लिगेंड तो ऑफकोर्स सेम होंगे तभी तो फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन मेटल सेम, कोऑर्डिनेशन नंबर सेम और ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होनी चाहिए। क्योंकि कई बार बच्चे क्या होते हैं कि इस पर मुझसे एक जगह पर अड़ जाते हैं, मतलब वो परेशान हो जाते हैं इस जगह पे। कैसे? मैंने एग्जांपल लिखा FeCN4 और यहाँ आ गया 2- और ये आ गया Fe, ये आ गया 6 है यहाँ पर CN6 और यहाँ आ गया 4- और ये है FeCN6 और 3-। अब एक बात बताना, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? ध्यान से देखो, क्या Fe हाँ सर, कार्बन कार्बन हाँ सर, नाइट्रोजन हाँ सर। तो क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? नहीं, फॉर्मूला सेम नहीं। पहले वाला आयरन जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का है और दूसरा वाला आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का है। दे आर नॉट सेम, तो दीज आर नॉट आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। गलती हम यही कर देते हैं, हम ये सोचते हैं कि आयरन भी है, साइनाइड भी है, 6 साइनाइड है, फॉर्मूला सेम है तो आंसर हम कर देते हैं दीज आर आइसोमर्स, बट दे आर नॉट आइसोमर्स बिकॉज मेटल सेम ही नहीं है ना। मैंने कहा कि हर चीज सेम होगी तभी तो वो कंफ्यूजन होगा। यहां पर हमने कहा था कि बिल्कुल 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन एग्जैक्टली सेम होगा तभी तो कंफ्यूजन हुआ, नहीं तो कंफ्यूजन का कोई कारण ही नहीं था। क्या बताऊं मेरा बेटू, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तेरा बंद कैसे हो गया भाई वीडियो? विश्वास, किसका और चल रहा था वीडियो? एक जने का और वीडियो चल रहा था ना, किसका चल रहा था? विश्वास तो है, किसका चल रहा था? यशस्वी का चल रहा था, वंशिका का। वंशिका कहां चली गई थी? चलिए, यहां तक मेरी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? अब अपन एक एक करके आइसोमेरिज्म के वो जो पार्ट्स हैं उनको करते जाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, ध्यान से देखना। मैं गया मेरे नोट्स पे, कोऑर्डिनेशन मिल जाओ भाई, मिल जाओ, क्या नहीं है।
देखो बेटू ध्यान से, तो सबसे पहला हेडिंग हम डालने जा रहे हैं ए नंबर, दैट इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब अपन आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है। व्हेन complexes when complex compounds have same molecular formula but gives different ions in aqueous solution on ionization, aqueous solution on ionization are known as ionization isomers, उनको हम आयोनाइजेशन आइसोमर्स कहते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ गई? जो पानी में डालने पर अलग अलग तरह के आयंस देंगे। जरा बोर्ड पर एग्जांपल्स पर गौर फरमाएं। मैं ऑलमोस्ट हर एक के 3 से 4 एग्जांपल कराऊंगा जितनी रिक्वायरमेंट है। हर एक एग्जांपल को तरीके से समझना। पहला कंपाउंड है CrNH3 5BrSO4। ये कंपाउंड नेचर में हमें मिलता है। इसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है, होने दो भैया, अच्छी बात है, इसका फॉर्मूला हमें मिला। दुनिया में एक और कंपाउंड हमें मिलता है, वो फॉर्मूला, उसका कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? CrNH3 5SO4 और Br। क्या कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम सेम है? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल सेम है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी 6 दोनों में सेम है। लेकिन जब हम पहले वाले को पानी में डालते हैं, व्हाट वी गेट इज, यहां हमें मिलता है CrNH3 5Br और यहां पर मिलता है +2 और सल्फेट 2-, यानी कि इनका आयन क्या मिलता है? सल्फेट। जबकि दूसरे वाले केस के अंदर हमें क्या मिलता है? Cr, यहाँ आ गया NH3 और यहाँ आ गया सल्फेट और इस जगह आ गया +1 और यहाँ आ गया Br-1, यानी कि यहाँ आयन हमें मिला सल्फेट आयन, यहाँ हमें मिला Br- आयन। क्या बताओ, ये दो अलग अलग आयन है। अब इनको पहचान करने के लिए हम इसमें बेरियम क्लोराइड डाल देते हैं। पहले वाले में बेरियम क्लोराइड डालेंगे तो BaSO4 का पीपीटी आ जाएगा, जबकि दूसरे में BaBr2 कोई पीपीटी होता ही नहीं। तो दे कैन बी आइडेंटिफाइड यूजिंग सम प्रेसिपिटेशन और समथिंग लाइक टेस्ट। कोई टेस्ट से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट अभी आइडेंटिफाई करना मोटिव नहीं है। अभी मेरा मोटिव है ये बताना कि क्या इन्होंने अलग अलग आयंस दे दिए। तो ये दोनों कंपाउंड, ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं, ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हो गए और आयंस अलग अलग दे रहे हैं, तो इनका नाम क्या हो गया? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। तो अगर हमसे पूछा जाए टोटल आयोनाइजेशन आइसोमर्स कितने हुए, तो आंसर हो जाएगा 2 का मतलब हो जाएगा जो आपको दिया गया वो, और इसका और एक और बन गया 2, तो टोटल कितने हो गए? 2 आयोनाइजेशन आइसोमर्स। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है? नहीं आ रही? समझ में आ रही है? ये वीडियो ऑफ कर लेते हैं, बच्चे बदमाश है। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी का एक और एग्जांपल लेता हूं, सेकंड एग्जांपल, जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना। सेकंड एग्जांपल मेरे पास ऐसा है, प्लैटिनम और यहां आ गया NH3 Cl2 और Br2। बोलो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हो? बना के देखो, इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज बना सकते हो? सर दोनों Br अंदर, और जब एक Br अंदर एक Cl,
तो इसने आंसर बोला है, इसने बोला है कि सर अमोनिया को तो वैसे भी न्यूट्रल है, उसको तो आयन की तरह काम में ले नहीं सकते, एक Cl अंदर ले लो, एक Br अंदर ले लो, एक Cl और एक Br बाहर कर दो। दूसरे केस में क्या कर सकते हो सर, आप प्लेटिनम ले लो, NH3 होल 4 ले लो, और सर यहाँ पर दोनों Br अंदर ले लो और दो Cl बाहर ले लो। तो बताइए टोटल आयोनाइजेशन आइसोमर कितने हो गए? टोटल आयोनाइजेशन आइसोमर्स कितने हो गए? 3। अगर आपको ये क्वेश्चन में दिया जाए और बोलेंगे इसके आयनाइजेशन आइसोमर कितने, तो आंसर बोल दोगे इसके 2 आयनाइजेशन आइसोमर्स। ठीक है, ओके। तीसरे एग्जांपल पर चलते हैं। तीसरे एग्जांपल के अंदर वी कैन हैव SCO NH3 होल 4 SCN, वी हैव NO2 एंड वी हैव Cl। बोलो क्या 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 करूं? अंगद चुप रहे, बाकी बच्चे बताओ क्या कर सकते हैं, इसके अंदर क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बताओ? SN को अंदर रख के NO2 और Cl बाहर रख सकते हैं, और सर Cl को अंदर लेके 2 बाहर रख सकते हैं अपन। Cl को अंदर लेके और SCN को बाहर रख सकते हैं, Cl को अंदर लेके और क्या कर सकते हैं बेटू? NO2 को बाहर रख सकते हैं। यस सर। बोलो सभी जने एग्री करते हैं क्या इससे? क्या सभी जने एग्री करते हैं क्या इससे? बोलिए मेरा बेटू। यस सर। ठीक है, चलिए तो बढ़ के देखते हैं ये एग्जाम्पल को किस तरह से सॉल्व करा जाए। यहाँ पर मैंने बना दिया CO NH3 होल 4 और SCN अंदर रहने दिया, Cl को अंदर बुला लिया, और Cl को अंदर बुलाकर मैंने क्या करा, NO2 को बाहर निकाल दिया। तीसरे केस में CO NH3 होल 4 क्लोरीन को अंदर रहने दिया, NO2 को अंदर बुला लिया और SCN को मैंने बाहर कर दिया। तो तीनों के अंदर अगर मैं देखूं जाए तो अलग अलग आयंस मिल रहे हैं। तो ये हो गया टोटल आयोनाइजेशन आइसोमर इज इक्वल्स टू 3। क्या बताइए बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या नहीं हो गई बात? क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर हो गई या कोई ऐसी चीज जो आपके समझ में नहीं आई हो? बोलो। क्लियर है। बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगले नंबर पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर पे सेकंड नंबर आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्लियर है। सेकंड नंबर हमने हेडिंग पढ़ी बी पार्ट, दैट इज हाइड्रेट या फिर सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म एक्चुअली नॉर्मली जो सॉल्वेंट होता है वो कौन होता है? मेरिज्म नॉर्मली वो वाटर होता है, लेकिन कभी कभी हम दूसरे सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल भी काम में ले सकते हैं, जैसे कि हम लोग अमोनिया भी एज अ सॉल्वेंट काम में ले सकते हैं। दे आर अदर टाइप ऑफ द लिगेंड्स या अदर टाइप ऑफ द सॉल्वेंट्स। तो उसके बेसिस पे मैं सिखाने जा रहा हूं, जरा बोर्ड पर देखना। it occurs in those complexes in which some of the coordinated water molecule some of the coordinated water molecule becomes water of hydration in ionization sphere and vice versa मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब क्या हुआ इस बात का वो मैं समझाने जा रहा हूं। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान से देखने की कोशिश करना। एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर पहला, मेरे पास कंपाउंड है COCl3.6H2O। वंशिका अब कैमरे को बिल्कुल नहीं छोड़ दे, और जो मैं पढ़ा रहा हूं बस उस पर ध्यान दे।
उसको बार बार चलाएगी, बंद करेगी तो परेशान हो जाएगी, है ना। ध्यान से सुन ले बस मेरी बात। COCl3.6H2O एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ये कोई कंपाउंड नहीं बोल सकता, ये एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के कई सारे कंपाउंड हो सकते हैं, जैसा कि मैंने बनाया COH2O होल 6 Cl3 पहला कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड COH2O होल 5 एक Cl अंदर, 2 Cl बाहर और एक वाटर बाहर, COH2O होल 4 2 Cl एक Cl और 2 वाटर बाहर, और अगला है COH2O होल थ्राइस, तीनों Cl अंदर और 3 वाटर बाहर। अब यहां पर गलती कौन बता रहा है मुझे, गलती क्या है यहां पर? अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि टोटल हाइड्रेट आइसोमर्स बताओ, टोटल हाइड्रेट आइसोमर्स बताओ तो कितने होंगे हाइड्रेट आइसोमर? तो पहले तो अपन यहाँ हाइड्रेट आइसोमर्स को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। इस बात का मतलब ये है कि हाइड्रेटेड, जैसे कि हमने कहा, ये देखो ये कोऑर्डिनेटेड वाटर है, क्या ये हाइड्रेटेड बन गया? ये कोऑर्डिनेटेड वाटर है, हाइड्रेटेड बन गया, कोऑर्डिनेटेड वाटर है, हाइड्रेटेड बन गया, या फिर हाइड्रेटेड वाटर कोऑर्डिनेटेड बन जाए? मतलब हाइड्रेटेड वाटर कोऑर्डिनेटेड बन जाए, कोऑर्डिनेट मतलब जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है। हाइड्रेटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? ये आयंस है, ये कैटायन है, ये एनायन 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 है, ये कैटायन है। इनके बीच में जो ये खाली जगह होती है, इन खाली जगह को हम कहते हैं वॉइड्स। इन वॉइड्स के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप रहता है, ये वाटर मॉलिक्यूल या जो भी सॉल्वेंट होगा वो ट्रैप हो जाएगा। एंड द क्वेश्चन गोज लाइक दिस कि ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म तब होगा जब ये वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ट्रैप रह सकता है। तो कभी तो ये किसका पार्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेटेड यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, और कभी इसका बिना किसी बॉन्ड के सिंपली बीच में ये स्टे करेगा, इसका कोई बॉन्ड नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं या वेंडर वाल फोर्स बोल सकते हैं, बट दे आर जस्ट स्टेइंग देयर, उसका वहां पर कोई रोल नहीं है, वो स्टे करते हैं, ठीक है ना। जैसे हम सबके बीच में एयर स्टे करती है, एयर हमारा पार्ट नहीं है, इट इज फिजिकली देयर, वैसे ये वाटर मॉलिक्यूल फिजिकली वहां पर है, ठीक है ना। ओके, तो अब मुझे बताइए टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आएंगे, बताइए यहाँ टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कितने आएंगे? यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 आएंगे, 4 आएंगे, 3 आएंगे, कितने हाइड्रेट आइसोमर्स बनेंगे? यहाँ टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स कितने बनने वाले हैं, कौन बता रहा है? सर 4। सॉरी, इसने आंसर दिया 4, कोई और बताएगा? सर ऊपर वाले को गिनना है क्या, COCl3 6H2O को? मुझे क्या मालूम, 3, 4, 5 क्या आंसर होगा बताओ? 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, कितने होंगे? सर 4। अंगद ने आंसर दिया 4, और बताओ आप लोग बाकी के बताओ क्या आंसर आपके दिमाग में चल रहा है? 5। इसके दिमाग में आ रही है 5। विश्वास बता बेटा। 5। कोई कारण है, ऐसे बोल दिया। अच्छा भव बता बेटा। सर कंफ्यूजन नहीं आ रहा। वंशिका बता बेटू। सर 4। 4। यशस्वी बता विद रीजन। सर 4। सर सेकंड वाला तो कोऑर्डिनेटेड है ना? आंसर इज 3। एक ने भी आंसर नहीं दिया, आंसर इज 3। दिस एंड दिस मस्ट नॉट बी द आइसोमर। क्यों? ये वाटर मॉलिक्यूल इसका हिस्सा है ही नहीं। ये वॉइड्स बनते कब है? जब ये कैटायन और एनायन होते हैं। ये कौन है कैटायन, ये कौन है एनायन, ये कौन है कैटायन, ये कौन है एनायन, ये कौन है कैटायन, ये है एनायन। जब ये कैटायन एनायन होंगे और आयनिक कंपाउंड होगा तब इनके बीच में पानी मौजूद होगा। अब यहाँ तो देखा जाए तो कैटायन एनायन है ही नहीं, जरा ध्यान से देखो इस मॉलिक्यूल में कैटायन एनायन कहाँ है? ये तो एक मॉलिक्यूल बन गया। मॉलिक्यूल का मतलब हो गया जैसे कि CO2 एक मॉलिक्यूल है,
ये तो एक मॉलिक्यूल हो गया। आयनिक कंपाउंड होता है ना, आयनिक का मतलब कैटायन एनायन कैटायन एनायन कैटायन एनायन, ये कैटायन एनायन तो है ही नहीं, ये तो कोवलेंटली बॉन्डेड हो गया। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसका हिस्सा है ही नहीं, वो तो मैंने सिर्फ लिख दिया, लिख देने से थोड़ी इसका हिस्सा बन जाएगा। वापस सोचो, मैंने जो बोला वो बात पहले वो समझ में आई या नहीं आई, कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये इसका हिस्सा है ही नहीं। क्यों नहीं है इसका हिस्सा? ये तो मैंने अपने हाथ से सिर्फ लिखा है, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल तो तभी वहां पे स्टे करेगा जब वो कैटायन एनायन होंगे। अगर वो कैटायन एनायन ही नहीं है तो स्टे कैसे करेगा? अभी भी नहीं आया समझ में? हाँ आ गया। यस सर आ गया। Yes, sir. हैं? आ गया सर। सबको आ गया? तो Yes, sir. अब यहाँ पर बात आती है कि इसको काउंट क्यों नहीं करा? अरे सर ये कोई कॉम्प्लेक्स थोड़ी है, ये तो एक फॉर्मूला है। मैंने उस समय बोलते वक्त भी बोला था, तो फॉर्मूला है। कॉम्प्लेक्स तो ये है, ये कॉम्प्लेक्स तो ये है, ये तो एक फॉर्मूला है। इसको अपन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोल सकते हैं। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो वो तो एक फॉर्मूला है। जैसे कि याद करो, मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है, ये क्या है, क्या ये कंपाउंड है? बोला हाँ। लेकिन कंपाउंड में आप बोलोगे कितने आइसोमर, तो आप तो इसको और इसको काउंट करोगे। बोला ये इसका फॉर्मूला है, ये इसका फॉर्मूला है, यही तो कहोगे आप। इट इज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूले के दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये या फिर ये। तो आप अगर मैं बोलूंगा आइसोमर बताओ, तो 3 आइसोमर काउंट करोगे? 2 ही करोगे, 2 ही तो करोगे। नहीं आई पकड़ में बात? एग्जैक्टली सेम चीज यहां पर है। ये तो एक फॉर्मूला है, ये कोई कंपाउंड थोड़ी है, ये तो फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के कंपाउंड गिनने हैं हमारे को, तो 3 कंपाउंड हमने गिन लिए। चौथे वाले को क्यों हटा दिया वो सबको क्लियर है? चौथे वाले को क्यों हटा दिया वो भी क्लियर है या नहीं? यस क्यों हटा दिया चौथे वाले को हमने? यस तो आयनिक नहीं है इसलिए। आयनिक होगा तभी वाटर मॉलिक्यूल वहां स्टे करेगा, नहीं तो स्टे नहीं करेगा। समझना मेरी बात ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसी का एग्जांपल लेता हूं एक और। वो क्या है? CO NH3 H2O NO2 और Cl। अब आप मुझे इसके टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर बनाकर देखो, कॉपी पेन में चलाओ और बताओ इसके हाइड्रेट आइसोमर बनाओ। ये देखो नालायक, कॉपी पेन लेकर भी नहीं बैठा था भाव, अब ढूंढ रहा है पेपर पेन। सर पास में ही पड़ी है। हाँ तो लिख ही रहा था। हाँ लिख रहा तो बहुत अच्छी बात। तो पीछे देख रहा था तो मुझे लगा ढूंढ रहा है पेपर पेन। नहीं सर, आवाज आई थी इसलिए। अच्छा हाँ सर। बनाए? कितने बने अंगद? 2 2 बन गए, बहुत बढ़िया। बोल क्या लिखूं? यहाँ कोबाल्ट लिख दूं या NH3 तो लिख ही दूं, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे क्या लिखूं बोल? सर NO2 की जगह Cl लग दो तो अंदर। अंदर वाटर रहने दूं और यहाँ Cl लिख के बाहर हाँ सर। NO2 लिख दूं, यही कह रहा है? हाँ सर। अच्छा दूसरा बता और क्या करूं? NH3 आगे क्या करूं? नहीं सर, और से यही 2 ऊपर वाले। क्या? सर ये ऊपर वाले ही 2। बस यही 2 आइसोमर बनेंगे और तीसरा कुछ नहीं बनेगा? नहीं सर। अच्छा श्रेया तेरा क्या कहना है? सर H2O को बाहर निकाल के Cl को अंदर करना है। ओके तो CO NH3 Cl को भी अंदर ले लेता हूं, NO2 को तो है ही अंदर और वाटर को बाहर निकाल देता हूं। ये श्रेया का सोच है। विश्वास तू बता जरा। सर पर हाँ, H2O बाहर तो हो नहीं सकता ना ऐसे अकेले में। देखो श्रेया की ये वाली बात तो देखो भाव ने तुरंत स्ट्राइक आउट कर दी। ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि वाटर बाहर तभी रहेगा जब ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड तो रहा ही नहीं सर, क्योंकि कैटायन एनायन है नहीं, तो ये थर्ड नंबर तो गलत हो। ठीक है हाँ, आगे बोल। सर 4 आंसर 4 आ रहा है।
सर ऊपर के दो हो गए और फिर सर Cl.H2 कर देंगे बाहर और फिर एक मिनट मैं NO2.H। लिखता हूँ। बोल अगला कंपाउंड बनाओ CONH3 होल 4, आगे क्या लिखूं? सर फिर एक बार NO2 अंदर रख लो और Cl बाहर, ये Cl बाहर और एक वाटर भी बाहर। .H। यस सर। हाँ वेरी गुड, आगे बोल, अब आगे क्या करूं? और सर फिर Cl NO2 की जगह रख लो और NO2 बाहर रख लो और फिर H2। ये NH3 होल 4, Cl बाहर, Cl अंदर रख लूं, NO2 बाहर रख लूं और वाटर बाहर रख लूं, यही कह रहा है? यस सर। अच्छा, और बस सर ये। अच्छा चल जल्दी से बता दे भव, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? और ये जो कंपाउंड मैंने क्वेश्चन में दिया था उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? जल्दी से बता दे। अरे कैलकुलेशन थोड़ी करनी, देखा और आंसर बोल। बोल। अरे खुद हाँ सर। हम्म सर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कहां दिख रहा है? 4 किसका? ये 4, ये भी 4। क्या बोल रहा है? 5 है सिर्फ, देखा जाए तो 5 5, ये 4 और ये 5, ये 4 और ये 5। अरे सर हाँ या ना? उसको गिनना भूल गया था। किसको हाँ गिनना सर भूल उसको गया था? गिनना भूल गया था। अच्छा यहाँ सर कोऑर्डिनेशन, Cl और NO2। हाँ और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर बता क्वेश्चन में कितना है? सर यहाँ तो फिर 6 है। 6 है ना? फिर 6 क्या 6 ही है? तो तेरा क्या आंसर गलत हो गया क्या? हाँ सर। क्यों गलत हो गया? आंसर क्यों गलत हो गया? कौन बता रहा है इसका आंसर क्यों गलत हो गया? से कोऑर्डिनेशन नंबर बदल गया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बदल नहीं सकते क्या अपन? नहीं सर। कोऑर्डिनेशन नंबर बदल नहीं सकते क्या? अरे बोल दो तो सही नहीं यार। नहीं सर। बोल ही नहीं रहे हो। कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं बदल सकते ना, अभी बता रहा था मैं। तो इसका मतलब ये दोनों आंसर तो गलत हो गए, अवॉइड देम। अब बचा ये वाला जो एक बताया अंगद ने, ये भी गलत है। ये क्यों गलत है? ये क्या इसका हाइड्रेट आइसोमर है या इसका आयोनाइजेशन आइसोमर है? सर आयोनाइजेशन। हाइड्रेट आइसोमर्स क्या होते हैं? हाइड्रेट आइसोमर वो होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेटेड वाटर, वाटर ऑफ हाइड्रेशन बन जाता है, या हाइड्रेटेड वाटर, वाटर ऑफ कोऑर्डिनेटेड वाटर बन जाता है। तो यहाँ तो देखो वाटर अंदर है और यहाँ पर भी अंदर ही है, तो इसमें चेंज कहाँ हुआ? इसमें तो आयन चेंज कर दिया, तो ये आयनाइजेशन आइसोमर है, हाइड्रेट आइसोमर थोड़ी बना। सर फिर इसमें बनेंगे ही नहीं ना। तो बस खत्म, बोल तो सही इस बात को। मुझे कैसे पता लगेगा? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मुझे तो फॉलोइंग शोज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये आंसर नहीं होगा। सर पानी है तो सही, पर पानी होने से क्या होगा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म थोड़ी दिखा रहा है, वो नहीं दिखा रहा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। अभी भी समझ में नहीं आया? शक्ल देख के तो लग रहा है समझ में नहीं आया। हाँ सर। यस सर, आगे समझ में। वंशिका का तो पकड़ में आ गया। श्रेया, हाँ सर। यशस्वी बोल। यस सर। समझ में नहीं आया? आ गया सर। आ गया। अंगद, हाँ सर आ गया। आ गया। विश्वास बोल बेटा, कुछ भी नहीं बोल रहा, इतनी देर हो गई। हाँ सर आ गया। आ गया। तो यहां पे डू नॉट शोज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो ही नहीं करेगा। ये थोड़ी कंपाउंड दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है तो हाइड्रेट करे बिना ऐसे कैसे मानेंगे नहीं हम, तो मतलब ये तो गेम के रूल के खिलाफ हो गया, ऐसा नहीं है। अगला है CONH3 होल 4, अगला है NO2, यहां पर है H2O और यहां है Cl2। बनाओ कॉपी में फटाफट इसके हाइड्रेट आइसोमर्स दिखाओ कितने बन रहे हैं।
इसके हाइड्रेट आइसोमर दिखाओ बना के। हाँ सर। बना लिए? यस सर, डन। ओके, मैं बनाता हूँ, यस सर। चेक करिएगा। मैं बनाने जा रहा हूँ, आप लोग चेक करिएगा। यहां पर मैंने बनाया CONH3 होल 4 और NO2 को अंदर, Cl को एक को अंदर और एक Cl बाहर और एक वाटर बाहर निकाल दिया। अदर पॉसिबिलिटी CONH3 होल 4, यहां पर दोनों Cl अंदर, एक NO2 बाहर और एक वाटर और बाहर। ठीक है, आगे देखो, अभी देखना। और आगे मैंने बनाया CONH3 होल 4 H2O, अंदर NO2 के साथ तो पहले लिख लिया था, अब Cl के साथ अंदर लिख लेता हूं और NO2 को बाहर निकाल देता हूं। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं उसको पहले पूरी तरह सुनना, पहले मत बोल देना। इसको कंपाउंड नंबर 1, इसको कंपाउंड नंबर 2, इसको कंपाउंड नंबर 3 और इसको कंपाउंड नंबर 4 मैंने नाम दे दिया। अब जो मैं पूछने जा रहा हूं उस बात का सवाल का जवाब देना। यहां पर मैं रिश्ते बताऊंगा, आयोनाइजेशन आइसोमर्स एक दूसरे के कौन है और हाइड्रेट आइसोमर एक दूसरे के कौन है। यहां पर मैं आपको रिश्ते पूछूंगा। सबसे पहला बताइए, फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्या रिलेशन है? क्या ये एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर्स हैं या एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स हैं या दोनों हैं? सोच के बताना। हाइड्रेट आइसोमर। ये दोनों एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया 1 2 का हाइड्रेट आइसोमर है। क्या सभी को क्लियर हो गई मेरी बात या नहीं होगी? क्योंकि 1 और 2 में यही तो हुआ है कि वाटर अंदर से वाटर बाहर आ गया और बाकी सब कुछ आयन सेम ही देगा। ये भी Cl माइनस आयन देगा, ये भी Cl माइनस आयन देगा, तो आयन तो सेम है, तो आयनाइजेशन आइसोमर हुआ नहीं, लेकिन वाटर कोऑर्डिनेटेड की जगह हाइड्रेटेड हो गया, तो ये आंसर हो गया। चलिए बताना 1 3 के बीच में क्या रिलेशन है? 1 3 के बीच में आयनाइजेशन आइसोमर। क्या 1 और 3 एक दूसरे का आयोनाइजेशन आइसोमर भी होना चाहिए और 1 3 एक दूसरे का हाइड्रेट भी होना चाहिए? जरा चेक करो ध्यान से। यस सर, दोनों। हाँ सर। यस सर। क्योंकि इनका हाइड्रेशन भी अलग है और इनके आयंस पानी में देंगे वो भी अलग है। चलिए बताइए 1 और 4 के बीच में रिलेशन क्या है? आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। क्या 1 और 4 एक दूसरे का सिर्फ और सिर्फ आयोनाइजेशन आइसोमर है? यस या नो? यस सर। यस सर। चलिए बताइए 2 जो है वो 3 का क्या है? 2 और 1 तो हम कर चुके, 2 और 3 के बीच में रिलेशन क्या है? आयोनाइजेशन। क्या है वो? आयोनाइजेशन आइसोमर्स। 2 और 3 एक दूसरे के आयोनाइजेशन आइसोमर। बताओ 2 और 4 के बीच में रिलेशन क्या है? हाइड्रेशन। 2 और 4 के बीच में क्या 2 और 4 एक दूसरे के हाइड्रेट भी हैं और 2 और 4 एक दूसरे के आयनाइजेशन भी हैं? जरा चेक करो, ये रहा 2 में बाहर कौन है? Cl एंड वाटर। अंदर यहां पर कौन है बाहर? NO2 अकेला, तो आयन भी बदला और वाटर भी बदला। इसका मतलब हाइड्रेट आइसोमर भी हो गया और आयनाइजेशन आइसोमर भी हो गया। नहीं आया समझ में? यस। आ गया। बताइए फोर्थ 3 वाले में 4 एक Cl का है क्या? सर, फोर्थ वाले में एक Cl कम है। फोर्थ वाले में एक Cl। यस सर। हाँ तो लिख लेंगे, अपन ने लिखा नहीं है यहाँ पे। Cl और NO2 लिख लो, बाहर लिख लो एक Cl डॉट NO2 लिख लो। अब यहाँ पर आयन भी बदला ना, ये एक अकेला आयन कौन सा था अपन ये कर रहे थे ना, ये अकेला Cl 2 और 4 कर रहे थे ना, और ये NO2 भी है, तो यहाँ पर अलग अलग आयंस दे रहे हैं, अलग अलग आयंस दे रहे हैं, तो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे?
आयनाइजेशन आइसोमर्स भी हो जाएंगे, और वाटर बदल गया इसलिए हाइड्रेट आइसोमर भी हो जाएंगे, ये भी सही है। अब बताओ 3 और 4 के बीच में रिलेशन क्या है? 3 और 4 के बीच में रिलेशन क्या है? हाइड्रेट सर दोनों। क्या सर, हाइड्रेट और दोनों। आयनाइजेशन दोनों है? Yes. Yes, sir. हाँ 3 सर। और 4 एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर थे क्योंकि आयन बदले, और 3 और 4 हाइड्रेट भी क्योंकि हाइड्रेट अंदर से बाहर, बाहर से अंदर चला गया। अब मैंने आपसे पूछा कि इसके टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स बताओ या टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर बताओ, तो ये बेवकूफी मत दिखा देना, इनको टोटल लगा के बता दिया। सर टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेशन आइसोमर्स आर 1 2 3 4 और 5, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट आइसोमर्स आर 1 2 3 4 और 5, ऐसा मत कर देना। क्यों? मैं समझाता हूं। जो आपको कंपाउंड दिया जाए वो पेरेंट कंपाउंड, और उसमें हाइड्रेट में कितना चेंज आया, यानी कि 1 का 2 एंड 1 का 3 एक दूसरे के हाइड्रेट है, तो टोटल हाइड्रेट आइसोमर आप सिर्फ 3 लिखोगे। किसके? गिवन कंपाउंड के टोटल यानी कि गिवन कंपाउंड को इंक्लूड करते हुए। अगर आपसे पूछा जाए 1 के हाइड्रेट बताओ, तो 1 के हाइड्रेट 2 एंड 1 का हाइड्रेट 3, तो आंसर सिर्फ 2 ही हो जाएंगे। सर Yes, 2 sir. 4 का क्या है? तो 1 का 2 जो हाइड्रेट आइसोमर है उसका 4 जो है वो हाइड्रेट आइसोमर है। इसका मतलब थोड़ी कि 1 का 4 हाइड्रेट आइसोमर है। मतलब कभी कभी क्वेश्चन, जैसे कि ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, मैं हर साल इसको जरूर लेता हूं अपने पढ़ाते वक्त। इस तरह के क्वेश्चन में टोटल काउंट करना मतलब कह सकते हैं लॉजिकली गलत हो जाता है, क्योंकि टोटल वर्ड क्या होगा? टोटल वर्ड का मतलब टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स, तो टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स तो 4 बोल सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ आइसोमर, ये 4 अलग अलग कंपाउंड है, टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स 4 बोल सकते हैं, इंक्लूडिंग हाइड्रेट, इंक्लूडिंग आयनाइजेशन, ये तो हम बोल सकते हैं। बट हम ये कभी नहीं बोल सकते कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट्स आर इतने या टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेशन इतने, वो नहीं बोल सकते। वो कैसे बोल सकते हैं? वो बोल सकते हैं गिवन कंपाउंड के आयोनाइजेशन कितने, तो 1 के पूछेगा तो 1 का 3 है, 1 का 4 है, ऐसे आयनाइजेशन हो गए। और अगर हमसे हाइड्रेट पूछेगा तो बोलेंगे 1 का 2 हाइड्रेट है और 1 का 3 हाइड्रेट है, ऐसे बता सकते हैं। लेकिन हम ये कभी नहीं बता सकते टोटल हाइड्रेट एंड टोटल आयनाइजेशन, बिकॉज देयर आर 2 आइसोमेरिज्म पॉसिबल एट अ टाइम, तो हम केवल एक आंसर नहीं दे सकते, टोटल वैल्यू नहीं बता सकते। रिलेशन बता सकते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में, वो मैंने आपको देखना सिखा दिया। लेकिन हम जो आप कह रहे हैं वो नहीं बता सकते कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रेट बता दो सर, टोटल नंबर ऑफ आयनाइजेशन बता दो सर, दैट वी कैन नॉट डू। बोलो मेरा बेटू, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, सभी को आ रहा sir. है? यशस्वी बोल Yes, sir. बेटा, अंगद, Yes, sir. भव, सर यस हाँ सर। सर बोल। सर मतलब काउंट करते समय पेरेंट वाले को भी काउंट करेंगे ना? वो देख लैंग्वेज, जैसे मैंने अभी ऊपर बोला आपको, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में पूछा था कि टोटल बताओ, अगर आपको ये दिया गया हो और बोला टोटल बताओ, तब तो ये और ये 3 बता देंगे। लेकिन आपसे बोला जाए इसके बताओ, तो इसके बताएंगे तो इसका तो 1, इसका 2, तो आंसर 2 ही हो गया। तेरे कितने दोस्त और टोटल कितने दोस्त, ऐसा पूछा मैंने, तो तुम 3 लोग थे, तो मैं बोलूंगा टोटल कितने दोस्त, तो बोलोगे 3 दोस्त। मैं बोलूंगा तेरे कितने दोस्त, तो तू क्या बोलेगा, 2 दोस्त या 3 दोस्त, 2 ही बोलेगा। यस सर। नहीं समझ में आया अभी भी? आ गया सर। सभी को आ गया मेरा बेटू? बहुत ही बढ़िया। Yes, sir. आ गया. अगला नंबर जो हमारे पास आता है दैट इज सी पार्ट, उसका नाम है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म। आखिर ये लिंकेज आइसोमेरिज्म के बारे में तो हमें पता है, इट अकर्स इन दोज कॉम्प्लेक्सेस, इट occurs in those complexes having कौन से टाइप ऑफ लिगेंड, having what, बोलो, having which type of ligand, ब्रिज। ढक्कन, having ambidentate ligand, ambidentate ligand क्या होते हैं बेटू, बताना जरा।
सर जिसमें 2 तरह की डोनर साइट होती है। फिर क्या बोल रहा था? सर वो लिंकेज से ब्रिज दिमाग में आया था। अच्छा ठीक है, अभी समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए इसके पर्टिकुलर एग्जांपल्स को चलते हैं, इसके एग्जांपल्स को सीखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या कहलाएंगे वो जरा सभी बच्चे बोर्ड पर बहुत ध्यान से देखना। एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है दैट इज CO NH3 होल 4, यहां आ गया NO2, यहां आ गया H2O और यहां आ गया Cl2। अब कोई मुझे बोले कि इसका लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाओ, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म बनाने के लिए लिंकेज बता दो क्या हो सकता है? CO NH3 होल 4 ONO यस सर। H2O और Cl2। एक बच्चे ने बोला सर Cl और ONO को भी तो एक्सचेंज कर सकते हैं। अरे नहीं, अभी हमसे सिर्फ एक चीज पूछी जा रही है, इसलिए वो तो स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे आपको कराना था, इसलिए मैंने दोनों चीजें कर करके देखी थी। यहाँ पर आपसे अभी डिस्कशन किया जा रहा है लिंकेज का, तो यू कैन चेंज जस्ट द लिंकेज, नॉट एनीथिंग एल्स। आप ऐसा नहीं करोगे Cl को NO2 के साथ एक्सचेंज कर देना, वो मत कर देना, वो आयनाइजेशन पूछेंगे तभी करना। अभी तो आपसे सिर्फ किसके बारे में पूछा जा रहा है? आपको अभी पूछा जा रहा है सिर्फ लिंकेज के बारे में, तो लिंकेज बदल देना। क्या ये NO2 एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, तो NO2 की जगह मैंने ONO लगा दिया, दैट्स वेरी सिंपल। बोलो, कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? ओके नो तो अगर आपसे पूछा जाए टोटल लिंकेज आइसोमर्स कितने बोलोगे? टोटल भाव सबको समझ में आ रहा है? टोटल लिंकेज पूछ रहा है वो, टोटल लिंकेज आइसोमर्स, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2। और अगर आपको बोला जाए इसके लिंकेज बताओ, तो आंसर कितने हो जाएंगे? दैट इज 1। गिवन के हो जाएंगे 1 और टोटल हो जाएंगे 2। अगला सवाल, अगले सवाल का जवाब दो। COEN इथाइलिन डायमीन होल्ड ट्वाइस, यहाँ आ गया SCN, यहाँ आ गया NO2, यहाँ आ गया NO2 और यहाँ आ गया साइनाइड। अब मुझे कौन बता रहा है इसके कितने होंगे? करो कॉपी में समझ के बताओ इसके कितने लिंकेज आइसोमर्स होंगे। सर 4। 4 सर 3। वंशिका के 3 आ रहे हैं, श्रेया के 4 आ रहे हैं, अंगद के 4 आ रहे हैं, विश्वास, भव और यशस्वी के तो आ ही नहीं रहे हैं। Sir, 3. 4 चलिए बनाते हैं। ये हो गया CO EN होल्ड ट्वाइस, SCN की जगह NCS, NO2 को एज इट इज रहने देता हूं और CN। दूसरा आ गया CO EN होल्ड ट्वाइस NCS, अब की बार ONO लिख देता हूं NO2 को और ये CN। यहाँ आ गया CO EN होल्ड ट्वाइस, यहाँ SCN ले लेता हूं और यहाँ ONO ले लेता हूं और ये आ गया CN। तो 4 तो मेरे बन चुके हैं, क्या 8 नहीं लग रहे हैं? हाँ सर, CN भी होगा। इन सभी के साथ CN की जगह NC कर देते हैं। बोल अंगद, तेरा क्या सोच है? हाँ सर। क्या टोटल लिंकेज आइसोमर्स 8 हो जाएंगे? हाँ सर। सेम लिगेंड है। सर किसने यहाँ बोला? पे ये किसने बोला? तरह बिहेव कर रहा है, तो अभी किसने बोला जवाब? कुछ तो बोला किसी ने। हाँ सर मैंने बोला। विश्वास ने बोला क्या? सर यहाँ पे सेम लिगेंड है क्या? सर लिगेंड तो नहीं है सेम तो। अरे बोल कौन रहा है, मुझे तो पता नहीं लग रहा। विश्वास का लिप्स तो दिख ही नहीं रहे हैं, आंखें आंखें दिख रही हैं। सर विश्वास बोल रहा है। सर मैं बोल रहा था कि सेन का यहाँ पे तो लिगेंड नहीं है ना सेन। वेरी वेरी गुड मेरा बेटा, आंसर इज जस्ट 4। आप साइनाइड को NC कैसे लिख सकते हो? ये कोई डोनर साइड थोड़ी है, ये तो आयन है।
आयन को ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, आयन तो आयन है, उसके बीच में तो आयनिक बॉन्ड है, उसकी कोई डायरेक्शन थोड़ी है, उसकी कोई डोनर साइड थोड़ी कि कार्बन से लोन पेयर दे रहा है, लोन पेयर तो वो दे ही नहीं रहा है, वो कोई लिगेंड थोड़ी है, वो तो बाहर है, वो कोई लिगेंड थोड़ी है। अंगद फंस गया क्या? हाँ सर। क्या अंगद फंस गया? हाँ सर। आंसर कितना हो गया? जस्ट 4 नॉट 8। चलो करो तुम्हारे मन की पूरी। थर्ड नंबर क्वेश्चन दे रहा हूं, निकाल के दिखाओ कितने कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कितने लिंकेज आइसोमर्स बनेंगे, सिर्फ लिंकेज देखना है। होल 5 SCN ZN CN फुल 4, बताओ कितने बनेंगे, सोच समझ के बताना। अब यहां पर CN भी लिगेंड हो गया और SCN भी लिगेंड हो गया, सोचो और बताओ कितने बनेंगे, जल्दी से बताओ। और ध्यान रखो साइंस पढ़ रहे हैं तो बुद्धि तो लगानी पड़ेगी, बिना बुद्धि के काम नहीं चलेगा, पूरा फुल ब्रेन लगाओ और आंसर बताओ। और मैगजीन की तरह देखने से काम नहीं चलता है, हाथ पैर चलने चाहिए दिमाग के साथ साथ। यूट्यूब पे तो बिल्कुल मामला शांत है, कोई कुछ पूछता ही नहीं। सर 4। 4. सर 4। और कोई बताओ? सबका आ रहा है क्या 4? सबका आंसर 4 आ रहा है क्या? सर नहीं सर, 1 मिनट, ज्यादा आ रहा है मेरा सर। किसका आ रहा है ज्यादा? भाव का? यस सर। भाव बता भाई, तेरा ज्यादा कैसे आ गया? कितना आ रहा है तेरा आंसर? सर 8 आ रहा है। 8 आ रहा है? नहीं नहीं, 1 मिनट, 1 मिनट। सर 10। अंगद का आंसर 10 आ गया है। यस सर, 8 आ रहा है। अंगद का आ गया है 10 और भव का जो आंसर है वो आ रहा है 8 और श्रेया एंड पार्टी का कितना आ रहा है? 4। चौथा लिख लेता हूं नन, इसी में से कोई आंसर होगा या तो। देखें जरा बोर्ड पर, मेरा साथ देना आप लोग। CO NH3 होल 5 SCN, बस लिखते ही पकड़ लोगे देखना। ZN CN होल थ्राइस NC। अब आगे CO NH3 होल 5 SCN ZN CN होल ट्वाइस NC होल ट्वाइस। अगला CO NH3 होल 5 SCN ZN CN एक NC होल थ्राइस। CO NH3 होल 5 SCN ZN NC होल 4। ये कितने हो गए? 5। और इन सभी के साथ अपन अब क्या चेंज कर सकते हैं बताओ जरा। सर वो NCS कर सकते हैं। तो वो सर 5 मैंने into लास्ट 2 आंसर इज 10। टोटल लिंकेज आइसोमर इज इक्वल टू दिस। क्या सबको क्लियर हो गया? ये सभी के अंदर हमने SCN लगा रखा है, हम इन्हीं सबको दोबारा रीड्रॉ कर रहे हैं और NCS की जगह SCN की जगह NCS लगा दें, तो आंसर हो गए 10। 4 वाले लोगों और 8 वाले भव। आंसर
बजर की तरह है, बजा दिया तो बजा दिया, एक बार हमने क्लिक कर दिया तो हमारा आंसर लॉक हो गया। क्यों? क्योंकि आंसर अगर हमें कोई बताने वाला नहीं है कि वहां पर नहीं कुछ गलती कर रहा है, तो हमारे लिए तो वही आंसर सही होगा। शक पैदा अगर कोई कर दे तब तो बहुत बड़ी बात हो जाए। हमारे दिमाग में कोई शक थोड़ी पैदा करेगा एग्जाम में, हमको लगेगा यही सही है, क्योंकि हमारा वहीं तक का सोच थी, वहीं तक कर दिया अपन ने। लेकिन शक किसी ने पैदा नहीं करा। अगर हमारे दिमाग में कोई शक डाल दे तो हम थोड़ा और अच्छा सोच लें, और शक वहां पे डालने वाला कोई नहीं है ना हमारे दिमाग में एग्जामिनेशन हॉल में। क्या सभी का आंसर ये आ गया या नहीं आ गया? यस सर। हाँ सर। अब आगे देखते हैं। हमने जो आइसोमर्स के नाम पढ़े उसके अंदर आयनाइजेशन, हाइड्रेट, लिंकेज, ये 3 कर लिया। अब आता है चौथा, और यह है खतरे की घंटी। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म जो है, इट इज नॉट एज सिंपल। ये कोई ऐसा नहीं है कि देखो और तुरंत हो जाए, इसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म आज ना करा के अगले दिन पे पढ़ा दूंगा। मेरे को नोट्स के बारे में लिखवा दो यार, मैं ना भूल जाता हूं। तो मैं क्या आज डायरी लेके बैठा हूं कि मुझे क्या क्या चीजें पोस्ट करनी है, नहीं तो मैं भूल जाता हूं। बोलो, मुझे नोट्स लास्ट टाइम के भेज दिए थे क्या मैंने? नो सर। नहीं। तो ये हो गया PBC 12th। इसमें मुझे नोट्स भेजने हैं, नोट्स भेजने हैं लास्ट टर्म के, और दिस टर्न, इस टर्न के भेजने हैं, और एक DPP भेजनी है आपको मुझे 2, एक तो वो वर्नर वाली और एक VBT वाली। मैं होमवर्क आप लोगों की तरह डायरी बना ली, मैंने भी होमवर्क लिख लेता हूँ, ठीक है? मैं भूल जाता हूँ, नहीं तो एक्चुअली क्या होता है, कई सारी क्लासेस दिन भर में हो जाती हैं तो मेरे दिमाग में रहता नहीं है। क्या यहाँ तक मेरी बात समझ में आ रही है? आप लोगों का ये पूरा का पूरा लेक्चर मैंने लाइव यूट्यूब पर भी लिया है, तो इसीलिए आप सभी बच्चों से यही मैं कहता हूँ कि आपको अगर ये चीज समझ में आ रही है, बहुत ही अच्छी बात है। जो चीज समझ में नहीं आ रही है ना, एक बार रिवाइज करना है, तो यहाँ रिकॉर्डिंग हो या ना हो, कई बार रिकॉर्डिंग मिस भी हो जाएगी, लेकिन यूट्यूब पे सारा लेक्चर मैंने डाल रखा है, ठीक है? तो यू कैन ज्वाइन देयर और देख सकते हैं लेक्चर्स को, ठीक है? इसके अलावा आप लोगों के जो स्कूल फ्रेंड्स हैं, जो कि एक्चुअली मतलब इस अपने नहीं अटेंड कर रहे हैं यहाँ पर क्लासेस, वो भी इस चैप्टर्स को ऑनलाइन तो अभी तो देख ही सकते हैं। जिस दिन मैंने यूट्यूब पे लेक्चर नहीं डाला या उसको प्राइवेट कर दिया वो बात अलग है, लेकिन अभी जब तक मैं डाल रहा हूँ वो फ्री के अंदर ये चैप्टर तो पूरा कर दिया मैंने, ऑलमोस्ट जो बचा है वो भी करूंगा। तो एक चैप्टर तो मैंने पूरा ऑनलाइन फ्री में पढ़ा दिया। तो जिनको बच्चों को, आपके जो दोस्त हैं स्कूल वाले, उनको भी बोलो अटेंड करना चाहें तो कर लें, अच्छी बात है, बच्चा जितना ज्यादा सीखेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं अपन इसके बाद अगले टर्न के ऊपर, आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, और यू मस्ट कैरी ऑन विद द होमवर्क्स एंड ऑल। जरूर ध्यान रखें होमवर्क से रिलेटेड, ठीक है? चलिए, तो बाय बाय, सी यू गाइस, और मतलब जरूर पढ़ाई करिएगा, ठीक है? बाय, थैंक यू, परसों मिलते हैं। थैंक यू थैंक यू सर। सर।